नमस्कार साथियों, एसपी क्लासेस हिंदी में आपका हार्दिक स्वागत है। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के बारे में। आज दोस्तों हम 1909 के बाद भारत परिषद अधिनियम 1919 के बारे में वीडियो लेकर आए हैं, जिसके बारे में अपन विस्तृत अध्ययन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि 1909 अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है, उसी प्रकार से भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि मॉन्टेग्यू तत्कालीन भारत के भारत सचिव थे तथा चैम्सफोर्ड तत्कालीन भारत के गवर्नर जनरल थे। यह जो अधिनियम है वह 23 दिसंबर 1919 को लाया गया था। 1921 में इसे भारत के 8 प्रांतों में लागू किया गया था। 20 अगस्त 1917 को भारत सचिव मॉन्टेग्यू द्वारा भारत में संवैधानिक सुधारों की उद्घोषणा की गई, जिसका उद्देश्य प्रांतों में आंशिक रूप से उत्तरदायी शासन स्थापित करना था। यही उद्घोषणा 1919 के भारत शासन अधिनियम के रूप में पारित हुई। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं, एक एक करके हम इसकी सारी विशेषताओं को, इसके सारे याद रखने योग्य जो पॉइंट बनते हैं उनको हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है, इसमें पहली बार केंद्रीय विधानमंडल में 2 सदनों का प्रावधान किया गया। द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। पहला सदन, जिसे निम्न सदन कहते हैं, जिस प्रकार से वर्तमान में लोकसभा कार्यरत है उसी प्रकार से उस समय केंद्रीय विधानसभा के रूप में निम्न सदन कार्यरत था। दूसरा है उच्च सदन, राज्य परिषद वर्तमान राज्यसभा के रूप में। जैसे अभी लोकसभा और राज्यसभा है, उस समय निम्न सदन और उच्च सदन हुआ करते थे। इसी कारण से द्विसदनात्मक व्यवस्था भी कहा जाता था। फिर दूसरा है पॉइंट, प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। भारत में सबसे पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था। जैसे कि हमने पिछले अधिनियम 1909 के बारे में पढ़ा था कि महिलाओं को मताधिकार नहीं दिया गया था, परंतु 1919 के अंतर्गत पहली बार महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया। इसे महत्वपूर्ण, वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखें। केंद्रीय बजट को प्रांतों के बजट से अलग किया गया। राज्य विधानसभाओं को बजट स्वयं बनाने का अधिकार दिया गया। प्रशासन के विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में विभाजित कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई। केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी के गठन का प्रावधान किया गया, जिसकी स्थापना 1923 के ली कमीशन की सिफारिश पर 1926 में सर रोज बारकर की अध्यक्षता में हुई। यूपीएससी से संबंधित महत्वपूर्ण इस बिंदु को याद रखना है, इंपॉर्टेंट करके लिखें। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन भारत परिषद अधिनियम 1919 के तहत किया गया और इसकी स्थापना कब हुई? 1923 में। किसकी सिफारिश पर? तो ली कमीशन की सिफारिश पर। इसकी अध्यक्षता किसने की? तो 1926 में सर रोज बारकर की अध्यक्षता में इसकी स्थापना हुई थी। प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया। भारत के प्रत्येक प्रांत के लिए यह व्यवस्था की गई कि प्रांतों में द्वैध शासन लागू किया गया था। सभी प्रांतीय विषयों को 2 भागों में विभाजित किया गया। एक भाग संरक्षित विषय, दूसरा भाग था हस्तांतरित विषय। संरक्षित विषय के तहत 28 मामले रखे गए, गवर्नर के पास आरक्षित रखे गए थे। यह विषय गवर्नर के प्रति उत्तरदायी होंगे, सदन के प्रति उत्तरदायी नहीं होंगे। दूसरे प्रकार के जो थे हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषयों के अंतर्गत कुल 22 मामले रखे गए थे। गवर्नर ने रियासतों के प्रतिनिधियों को हस्तांतरित किए। यह विषय सदन के प्रति उत्तरदायी रहेंगे। इस प्रकार प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई। कौन से अधिनियम के तहत प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई? तो हमें यह पॉइंट याद रखना है। कर्टिस को द्वैध शासन का जनक माना जाता है। कर्टिस नामक जो व्यक्ति थे उनको द्वैध शासन का जनक माना जाता है। लंदन में उच्चायुक्त के पद का प्रावधान किया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया। सिखों, भारतीय ईसाइयों, यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों को सम्मिलित किया गया। इनके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई। फूट डालो, राज करो वाली नीति अपनाई गई थी। इसके अंतर्गत
वैधानिक आयोग का प्रावधान किया गया, जो कि आगे चल करके 1927 में साइमन कमीशन के रूप में भारत आया। सबसे पहले संविधान की प्रस्तावना इसी अधिवेशन में शामिल की गई थी, परंतु यह ब्रिटिश शासन से संबंधित थी। अगला पॉइंट है दोस्तों, 1921 में ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर 1923 में रेल बजट को सामान्य बजट से अलग किया गया। रेल बजट को सामान्य बजट से कब अलग किया गया? तो 1921 में। किसकी सिफारिश पर? ऑकवर्थ समिति की सिफारिश पर। ऑकवर्थ समिति की सिफारिश जो थी कब हुई थी? 1921 में। और 1923 में इन दोनों को, मतलब कि रेल बजट और सामान्य बजट दोनों को अलग किया गया। 8 फरवरी 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना हुई। इसके अध्यक्ष थे गंगा सिंह जी बीकानेर और इसका नामकरण किया गया था जय सिंह जी अलवर ने। इस अधिनियम द्वारा भारत सचिव का वेतन इंग्लैंड से देना तय हुआ और इसके कार्यों में सहायता हेतु भारत परिषद का गठन किया गया। एक महत्वपूर्ण बिंदु याद रखें कि भारत परिषद को 1935 का जो अधिनियम आएगा, आगे अपन पढ़ेंगे अगली क्लास में, उसके तहत उसको समाप्त कर दिया गया। भारतीय विद्यार्थियों से संबंधित ब्रिटेन में एक नया पद सृजित किया गया, जिसे हाई कमिश्नर के रूप में संबोधित किया जाता है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे दोस्तों इस अधिनियम से संबंधित। और इस अधिनियम का महत्व विशेष क्या है, इसमें अपन देख लेते हैं। पहली बार ब्रिटिश शासन के द्वारा अपने उद्देश्य की उद्घोषणा की गई। पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, महिला मताधिकार, प्रांतों को अपने बजट के निर्माण का अधिकार और यूपीएससी आदि का प्रावधान किया गया। इसी अधिनियम के अंतर्गत भारत में पहली बार 1920, 1923, 1926, 1930, 1934, 1945 अर्थात कुल 6 बार केंद्रीय विधानसभा के चुनाव किए गए। कुछ इसकी कमियां भी रही। क्या क्या रही, देखिए इसके अंतर्गत अपन देखते हैं। इसके तहत गवर्नर जनरल की शक्तियों में कोई कटौती नहीं की गई। प्रांतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना नहीं हो पाई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार कर भारतीय जनता को विभाजित करने का प्रयत्न किया गया। फूट डालो और राज करो वाली नीति इसके तहत अपनाई गई थी। इस अधिनियम से संबंधित कुछ महात्माओं ने अपने कथन स्पष्ट किए थे। उसमें है, देखिए, पहला बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने इस अधिनियम को बिना सूरज का सवेरा कहा था। सुभाष चंद्र बोस, इस अधिनियम ने भारतीय जनता के लिए नवीन गठबंधन का निर्माण किया है। इस प्रकार से इनके बारे में, इस अधिनियम के बारे में जो महत्वपूर्ण कथन है, किसने इससे संबंधित क्या कहा था, बहुत ही अधिकतर परीक्षाओं में ये पूछा जाता है, तो हमें इसे याद रखना है। मैंने आपको जो इसमें पॉइंट बताए हैं उनको आप अपने रजिस्टर में सेम टू सेम उतार लें और उसको दिन में एक बार पढ़ते जाएं और उसको रटते जाएं। रोज़ पढ़ेंगे तो ये ज़रूर आपको याद हो जाएंगे। और इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न हमारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं। तो लगभग 1909 का अधिनियम और 1919 का जो अधिनियम है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको दे दी गई है। पिछले वीडियो में हमने इसी प्रकार से 1909 के अधिनियम के बारे में विस्तृत चर्चा की थी और इस वीडियो में 1919 के बारे में। अब आगे हम बहुत ही जल्द 1935 का भारत सरकार अधिनियम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।